अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ सोल्यूशन में डॉक्टर सना आपको खुशामदीद कहती हैं। जैसा कि हर दफ़ा की तरह आज भी हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को हाईलाइट करें जिन चीज़ों की लोगों में अवेयरनेस नहीं है और अपनी सेहत को लेके या अपनी बीमारी को लेके लोग डॉक्टर के पास जाने से गुरेज करते हैं और बहुत सी बातें छुपाते हैं। आजकल हर जगह कोरोना वायरस और उससे मुतालिक लोगों में अवेयरनेस और एहतियाती तदबीर के बारे में बातचीत की जा रही है, लेकिन जिस टॉपिक को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको जानना हर कोई चाहता है। जैसे कि अगर किसी को स्टूल में ब्लड आता है तो उसे देख के इंसान को जो खौफ महसूस होता है, उस खौफ का अंदाजा सिर्फ वही इंसान लगा सकता है जब वो ये बीमारी एक्सपीरियंस करता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सामिया, जो कि एक जनरल सर्जन है, और हम उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर सामिया, स्टूल में ब्लड आना या स्टूल ब्लीडिंग पर रेक्टल, ये क्या चीज है? इसको कैसे आम लफ्जों में क्या कहा जाता है? देखिए, स्टूल में जो ब्लड आता है उसके बहुत सारे कॉजेज हैं। ठीक है। ये बहुत सिंपल नहीं है। अक्सर मकामात पे देखा गया है कि बहुत सिंपल भी होता है, बवासीर की शिकायत या एनल फिशर, लेकिन बाज़ मकाम पे ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी साबित होता है, जैसे कैंसर वगैरह से भी इसका ताल्लुक होता है। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है वो सारे कॉजेज़ जो आम तौर पे लोग फेस करते हैं, जैसे पाइल्स, हेमोरॉइड्स, जिसे हमारी ज़बान में हेमोरॉइड्स कहते हैं, लेकिन आम तौर पे लोग इंग्लिश में इसको पाइल्स के नाम से जानते हैं, या बवासीर। इसको लेके बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं लोगों को। हमारे पास मेरी ओपीडी में जितने भी ख़वातीन और हज़रात आते हैं वो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि पखाने में हमें खून आने की शिकायत है, और कोएक्स और डिफरेंट लोकल जीपीज़ के पास वो पहले जा भी चुके होते हैं। हमारे पास ख़वातीन ज़्यादातर काफ़ी लेट आती हैं, और उनको ये होता है कि ये बात ऐसी है कि जिसको नॉर्मली पब्लिक में डिस्कस नहीं किया जाता, छुपाया जाता है। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो स्टेज क्रॉस कर चुकी होती हैं जब हम उनको बेसिक मैनेजमेंट दे के और बग़ैर इलाज के जो डाइटरी मॉडिफिकेशंस के साथ ट्रीट कर सकते हैं, हम कर पाते हैं, वो स्टेज क्रॉस करके हमारे पास आती हैं। तो इसकी आम सबसे बड़ी वजूहात तो हमारे पास दो बेसिक हैं जो बहुत कॉमन है। एक तो बवासीर, जिस पे भी हमने बात की, और एक एनल फिशर। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ को बवासीर समझा जाता है। हर चीज़, जब आप कोई पेशेंट ब्लीडिंग पीआर के साथ आता है, पखाने में खून की शिकायत करता है, तो उसके माइंड में ये होता है कि मुझे बस एक सिंपल सी बवासीर ही हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। और इसको मजीद खराब करने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। जो लोकल जीपीज होते हैं, क्वैक्स होते हैं हमारे पास, वो पेशेंट को ये समझा देते हैं कुछ भी नहीं है, ये एक क्रीम है, ये आप ले लीजिए और आप बिल्कुल टोटल क्योर हो जाएगा आपका। समझने की बात सिर्फ ये है कि पेशेंट को प्रॉपर सर्जन के पास जाना चाहिए, उसको प्रॉपर हिस्ट्री देनी चाहिए अर्ली फेज में, जब उसको पहली दफ़ा एक आध दिन में जब ये सिम्टम्स वो एक्सपीरियंस करता है, और आके डिस्कस करना चाहिए अपना मामला, जो कि ख़वातीन नहीं करती हैं। इसकी वजूहात होती हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है जो हमारा आजकल लाइफस्टाइल है। हम सब, बच्चे बड़े, हर एज के लोग मोबाइल और टैबलेट और लैपटॉप पे बैठे रहते हैं। नेचर ऑफ जॉब भी ज़्यादातर लोगों की आजकल ऐसी है कि एक जगह बैठ के काम करते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, और जो लाइफस्टाइल है स्ट्रेसफुल है बहुत ज़्यादा। डाइटरी मॉडिफिकेशंस की बहुत नीड है। हम लोग जंक फूड लवर्स हो गए हैं, सब जंक फूड खाना बहुत बहुत शौक से खाते हैं। बिल्कुल, फाइबर बिल्कुल नहीं है डाइट में आजकल, और भी इसके अलावा कई वजूहात होती हैं। लेकिन मेन कॉज यही होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो रही है लोगों को इन वजूहात की वजह से, जो कि ब्लीडिंग पीआर कॉज कर रही है। इसके अलावा मेल फीमेल्स का कोई स्पेसिफिक रेशो है कि मर्दों में ये चीज ज्यादा है या खवातीन में? आपके पास जो पेशेंट्स मेरे पास तो यूजली फीमेल्स आती हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा है कि हिस्ट्री लेने के बाद हमें एग्जामिन करना होता है, तो यूजली मेरे पास ओपीडी में जो पेशेंट्स आती हैं यूजली फीमेल होती हैं। तो आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो वो ज्यादातर किस तरह के होते हैं? इनिशियल होते हैं या बहुत टाइम गुजारने के बाद? फीमेल, क्योंकि मेरी ओपीडी में ज्यादा जो लोड है वो फीमेल पेशेंट्स का है, तो वो ज्यादातर मेरे पास जो प्रेजेंट करती हैं वो यूजली लेट सेकंड या अर्ली थर्ड स्टेज में प्रेजेंट करती हैं। ये है असल मेन इशू हमारे पास। अगर फीमेल पेशेंट्स फर्स्ट या सेकंड स्टेज में आ जाएं और इस टॉपिक को लेकर शर्माएं नहीं और फौरी तौर पे घर में बताएं और ओपीडी में आके डॉक्टर को बताएं, तो उनका प्रॉपर इलाज मुमकिन है, जो सर्जरी से बच भी सकती हैं। हमारे पास जिस स्टेज में वो आती हैं, फिर वो आखिर में सर्जरी की तरफ ही उनको लेके जाना पड़ता है। और कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये चीजें बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं? नहीं, डाइटरी मॉडिफिकेशन का जैसे मैंने आपको बताया, मेन कॉज तो हमारे पास जो आजकल है डाइट और हमारा लाइफस्टाइल है। लेकिन ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से कोई ऐसे टेस्ट हैं या कौन सी एग्जामिनेशन है जो आप रूटीनली परफॉर्म करती हैं? हम सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं,
उससे क्वेश्चंस करते हैं कि उसको सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इसमें सिम्टम के ऊपर ये बेस करता है। इसमें कोई बहुत बड़ी टेस्ट, बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड नहीं होती ब्लीडिंग पीआर में। सबसे पहले हम पेशेंट से प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद उसको एग्जामिन करते हैं कि एग्जामिनेशन में हमें क्या फाइंडिंग मिल रही है। अगर पखाने की जगह, क्योंकि पेशेंट कहता है, देखें इसमें ब्लीडिंग के भी टाइप्स हैं। पेशेंट कहता है मुझे पेनफुल ब्लीडिंग है, कुछ पेशेंट्स कहते हैं हमें पेनलेस ब्लीडिंग है, हमें पेन नहीं होता, डॉक्टर साहब सिर्फ ब्लड आता है और पखाना सख्त होता है, उसके बाद ब्लड आता है। तो हमें ये सब चीजें, ये सब हम हिस्ट्री में पहले पेशेंट से मालूम करते हैं, किस तरह का स्टूल आ रहा है और डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स हैं, कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन है या खाली कॉन्स्टिपेशन है, और ब्लड किस वक्त आ रहा है, स्टूल से पहले आ रहा है, स्टूल में मिक्स होकर आ रहा है या स्टूल के बाद आ रहा है। अच्छा, ये और इसका ताल्लुक पेन से है या नहीं। अगर इसका ताल्लुक पेन से होता है तो हमारा डायग्नोसिस डिफरेंट होता है, और अगर पेन से नहीं होता तो हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं ओपीडी बेसिस पे। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि जो खवातीन आपके पास आती हैं तो आप उनको किस तरह से बताती हैं कि उनको बवासीर है या कोई कट है या फिशर है, वो किस तरह से बताती हैं आप उनको? खवातीन हमारे पास यूजली प्रेजेंट करती हैं ब्लीडिंग पर रेक्टम यानी कि पखाने में खून की शिकायत के साथ। अक्सर वो पेनफुल होती है, अक्सर पेनलेस होती है। वो कहती हैं हमें पता भी नहीं चला, खाली ब्लड आया तो हमें पता चला कि कोई प्रॉब्लम है, और इसके साथ कॉन्स्टिपेशन की भी कंप्लेन करती हैं। होता यह है कि जो खवातीन जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है उनको दोनों मसले हो सकते हैं, एनल फिशर भी हो सकता है और उनको हेमोरॉइड्स भी यानी कि पाइल्स भी हो सकता है। पाइल्स में पेशेंट के बताता है कि हमें खून आ रहा है, शुरू के फेज़ में वो उसको खाली खून आता है, उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता है और इलाज नहीं करवाता तो उसको मस्से भी बाहर आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह फिशर में भी मसले दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। फिशर में एक कट लगता है या समझे अल्सर बनने की शिकायत हो जाती है पेशेंट को, लेकिन क्योंकि उसके साथ एक स्किन टैग भी बन जाता है तो खवातीन को कंफ्यूजन ये होती है कि वो अक्सर चेक करके कहती हैं कि हमें मस्सा भी मौजूद है, जिसकी वजह से उसको भी वो पाइल्स का ही नाम देती हैं कि डॉक्टर साहब हमें बवासीर की शिकायत है। लेकिन क्योंकि वो साथ बताती हैं हमें पेनफुल ब्लीडिंग है, पखाना करने में तकलीफ होती है, वो हेजिटेट करती हैं पखाना करने में। कुछ बताती हैं कि पखाना इजीली हो जाता है लेकिन उसके बाद हमें पेन ज़्यादा होता है, शार्प पेन होता है, चुभता हुआ बहुत महसूस होता है। तो इससे हम हिस्ट्री की बेसिस पे पेशेंट को बता पाते हैं। ठीक है, एक दफा जब पता चल गया कि एनल फिशर है तो फिर उसका ट्रीटमेंट, मोड ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट। उसके बाद हम एग्जामिन करते हैं, पहले हिस्ट्री लेते हैं, फिर हम पेशेंट का मुआयना करते हैं। मुआयना करने में हम ये देखते हैं, किसी किस्म के पहले आले को यूज़ नहीं करते, पहले हम ये देखते हैं कि पेशेंट को फिशर है। अगर फिशर है इसका मतलब है उसकी पखाने की जगह थोड़ी टाइट हुई हुई है, कट या अल्सर लगने की वजह से एक अल्सर सा बन जाता है, कट लग जाता है हार्ड स्टूल पास होने की वजह से। तो हम किसी भी किस्म का आला नहीं डालते ऐसे केसेस में, हम सिर्फ देखते हैं, मुआयना करते हैं और पेशेंट को समझा देते हैं कि ये जो आपको टुकड़ा महसूस हो रहा है ये फिशर की वजह से बना है, इसमें बवासीर नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में दोनों चीज़ें साथ भी होती हैं, क्योंकि हम अंदरूनी मुआयना नहीं कर सकते फिशर में, तो हम पहले फिशर को ट्रीट करते हैं। ठीक है, फिशर का क्या ट्रीटमेंट होता है? फिशर को हम इनिशियली कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं, यानी कि पहले किसी ऑपरेशन की बात नहीं करते। पहले हम पेशेंट से वजूहात पूछते हैं कि उसका लाइफस्टाइल क्या है, डाइट कैसी है उसकी, फाइबर इंटेक क्या है। फिर पेशेंट को हम इसमें मॉडिफिकेशन बताते हैं। अगर उसकी फाइबर इंटेक कम है, स्टूल हार्ड हो रहे हैं, तो हम उसको लेक्सेटिव्स का मशवरा देते हैं, स्टूल सॉफ्टनर्स का मशवरा देते हैं कि आप कोई भी ऐसी चीज, ऐसी ग़िज़ा लें जिसमें फाइबर हो, जो रिच हो फाइबर में। ठीक है। और पानी का इस्तेमाल ज्यादा, डिहाइड्रेशन भी कॉज करता है कॉन्स्टिपेशन, तो हम उनसे कहते हैं अपना हाइड्रेशन बेहतर करें, इंप्रूव करें, और अपना जो जितनी जंक फूड है वो थोड़ा अवॉइड करें इसमें। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बवासीर की बात करें तो बवासीर की कितनी टाइप्स होती हैं? जो टाइप्स हैं आप उनको जरा डिटेल में बताएं, किस तरह से होती हैं और उसमें कैसे पेशेंट प्रेजेंट करते हैं? बवासीर हमारे पास 4 किस्म की होती हैं। इसमें स्टेजेस होते हैं बेसिकली, किस्म तो 2 होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। लेकिन उसकी एक्सटर्नल जो होती है उसकी तो हम ज़्यादा बात इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते। कभी कभार थोड़ा खून जमने की शिकायत हो जाती है तो पेशेंट पेन के साथ प्रेजेंट करता है। असल प्रॉब्लम हमारा है इंटरनल हेमोरॉइड्स यानी कि अंदरूनी बवासीर। ठीक है। उसमें हमारे पास स्टेजेस होती हैं। शुरू में पेशेंट जो हमारे पास आता है वो कहता है कि उसको खाली ब्लड आता है, हार्ट स्टूल पास होता है, उसको ब्लड आने की शिकायत है, जिसमें बिल्कुल पेन नहीं होता, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभार कुछ कतरे आ जाते हैं पखाना करने के बाद। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज होता है। सेकंड स्टेज में अगर पेशेंट आता है तो वो कंप्लेन करता है कि ब्लड तो आता है, उसके साथ कुछ मस्से जैसी चीज महसूस होती है लेकिन वो खुद ही अंदर चली जाती है, इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाता पेशेंट। वो कहता है कोई चीज आई और खुद ही अपने आप अंदर चली गई। थर्ड स्टेज में पेशेंट कहता है कि मुझे
ब्लड आया, उसके साथ मस से बाहर आए और मुझे हाथ से उनको अंदर करना पड़ा। वॉश करने के टाइम पे उसको हाथ पे फील होते हैं, जिससे वो अंदर उसको पुश करता है तो वो इजीली रिड्यूस हो जाते हैं, फंसते नहीं हैं वो। और 4th स्टेज में ये होता है कि वो आते हैं, बाहर ही रह जाते हैं और अंदर पेशेंट कोशिश भी करे तो उसको पुश नहीं कर पाता अक्सर। तो ये हमारे पास 4th स्टेज होती है। अच्छा, हेमरॉइड्स की स्टेजेस की अभी बात हुई है, तो ट्रीटमेंट किस तरह इफेक्ट करती है? हर स्टेज का डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है, वो जरा डिटेल में बताइए। जी बिल्कुल, जो पेशेंट्स हमारे पास अर्ली प्रेजेंट करते हैं उनको बेनिफिट यही होता है कि वो डाइटरी मॉडिफिकेशन से इम्प्रूव कर जाते हैं। लेकिन जो पेशेंट हमारे पास लेट 1st या 2nd स्टेज में प्रेजेंट करते हैं उनको फिर हम 1-2 सर्जरी तो नहीं, लेकिन बैंड लाइगेशन हमारे पास एक ऑप्शन होता है, वो हम उनको ऑफर करते हैं। वो कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं होता, वो हम ओपीडी बेसिस पे कर सकते हैं। बिल्कुल, हम पेशेंट को ओपीडी में कॉल करते हैं और उसका एक हमारे पास एक डिवाइस होती है, इसको हम प्रोक्टोस्कोप कहते हैं, उससे मुआयना करते हैं पेशेंट का। हम देखते हैं उसको किस तरह की बवासीर है, उसको बताते हैं कि आपको 2nd डिग्री अभी बवासीर है और इसके ऊपर रबर बैंड लगाए जा सकते हैं। कुछ मरीजों को इससे फायदा हो जाता है, लेकिन कुछ को इतना बेनिफिट इससे नहीं होता। इसके अलावा एक ऑप्शन हमारे पास और होता है, जो कि हम ओपीडी ही बेसिस पे इंजेक्शंस लगा देते हैं, इन्हीं बवासीर में एक खास पॉइंट पे लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये सुकड़ जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। वो पेशेंट्स जिनको इन दोनों ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं होता उनको फिर हम सर्जरी ऑफर कर सकते हैं। ज़्यादातर सर्जरी की नीड हमारे पास होती है 3rd और 4th स्टेज में। उसमें फिर हमारे पास ये दोनों ट्रीटमेंट बिल्कुल करामत नहीं होती और हमें पेशेंट को सर्जरी ऑफर करनी पड़ती है, जिसके लिए 2 तरीके होते हैं हमारे पास। एक ओपन नॉर्मल सर्जरी जो की जाती है और एक स्टेपल मेथड होता है जिसको हम हेमोरॉइडेक्टमी कहते हैं। इसकी सर्जरी को ये प्रोसीजर हमें परफॉर्म करना पड़ता है अगर पेशेंट लेट प्रेजेंट करे तो इसको आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, कितने पेशेंट जो है इस स्टेज तक आते हैं या वो अर्ली रिकवर हो जाते हैं? पेशेंट पे डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास अर्ली स्टेज में पेशेंट आ रहा है, कंजर्वेटिवली मैनेज हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, पेशेंट को जबरदस्ती सर्जरी नहीं की जाती, स्टेज पे डिपेंड करती है सर्जरी। ठीक है। जो अर्ली 2nd स्टेज तक पेशेंट आते हैं वो यूजुअली उनको बेनिफिट होता है रबर बैंड लाइगेशन का और स्क्लेरोथेरेपी का, जो इंजेक्शंस उनके बवासीर में लगाए जाते हैं उससे फायदा होता है। ठीक है। और पेशेंट को कुछ खास हिदायत दी जाती है कि अगर आपको ये तकलीफ इस तरह से महसूस हो या इस तरह से खून आए तो आप डॉक्टर के पास जाएं? कुछ उन्हें एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं कि आप अगर ब्लड आए या कोई मस्सा बाहर आए यूजुअली पोस्ट ऑप इसकी कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, यूजुअली पेशेंट हील कर जाते हैं। और पेन या इनिशियल पीरियड में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग अक्सर पेशेंट को हो जाती है, लेकिन इसकी कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कुछ पेशेंट्स को बहुत कम परसेंटेज है जिसमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं पोस्ट ऑपरेटिव, लेकिन इसकी कोई मेजर ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, यूजुअली पेशेंट्स हील कर जाते हैं। ठीक है, ये बात हुई हेमरॉइड्स की। आपने बताया था कि एनल फिशर जो है वो मोस्टली जो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से मैनेज हो जाते हैं, तो उसका कोई और प्रोसीजर भी है? बिल्कुल, कंजर्वेटिव में हमारी बात हुई थी, वो बीच में फिर हेमरॉइड्स की हमने बात कर ली थी। कंजर्वेटिव में हम जैसे कि हमने डाइटरी मॉडिफिकेशन की बात की थी, जिसमें हमने स्टूल सॉफ्टनर्स की बात की थी, हाइड्रेशन की बात की थी, उसमें एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि हम पेशेंट को बताते हैं, जो कि सबको पता होना चाहिए, कि एक टब लेते हैं, उसमें हम एक नीम गर्म पानी जितना पेशेंट बर्दाश्त करे वो लेते हैं। 15 से 20 मिनट पेशेंट को उसमें बैठना होता है, उसका एनल रीजन जो पखाने की जगह है वो उसमें डिप करे उस गर्म पानी में मुसलसल 15 से 20 मिनट तक, और दिन में 2 दफ़ा पेशेंट ऐसा करे तो उसको बहुत रिलीफ फील होता है। इसके बाद जो एक स्टेप होता है, हम साथ ही पेशेंट को बताते हैं कि पेशेंट कुछ ऑइंटमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में, वो हम पेशेंट को ऑफर करते हैं। कुछ ऑइंटमेंट्स को दिन में 2 दफ़ा लगाया जाता है, कुछ को रात को सिर्फ सोते वक्त लगाया जाता है, तो उससे भी पेशेंट को फायदा होता है। 2 वीक्स का हम ये पेशेंट को ऑफर करते हैं। उसमें अगर साइनस सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं पेशेंट के तो बहुत अच्छी बात है, पेशेंट सर्जरी की तरफ नहीं जाता। लेकिन अगर इस पीरियड में उसको बिल्कुल कोई डिफरेंस फील ना हो या वो ठीक हो जाए लेकिन उसको रिकरेंस हो सिम्टम्स की, दोबारा वो आ जाए, हफ्ते 2 हफ्ते बाद दोबारा आ जाए, डॉक्टर साहब आपने ये जो ट्रीटमेंट किया था मैं बिल्कुल ठीक हो गया था लेकिन अब मुझे दोबारा वही सिम्टम्स हो रहे हैं, उस सूरत में फिर हमको सर्जरी ऑफर करनी पड़ती है। सर्जरी भी बहुत कोई इसकी कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है, ये भी बगैर टाके के आजकल हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस लैटरल स्फिंक्टरोटमी, बगैर टाके के आजकल ये सर्जरी हो जाती है। तो ज्यादातर पेशेंट इनिशियल ट्रीटमेंट से रिकवर हो जाते हैं या सर्जिकल नीड होती है? बिल्कुल हो जाते हैं। जो अर्ली प्रेजेंट करते हैं, ऑब्वियसली ये तो पेशेंट के प्रेजेंट करने पर है कि वो आपकी ओपीडी में जल्दी आता है। आजकल तो बहुत अवेयरनेस है लोगों को, फिर भी एक तबका ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा पता है, वो अपने लिए परेशान रहता है, गूगल पे सर्च भी करता है अपने मसाइल को लेके, अपने सिम्टम्स को लेके, और वो जल्दी प्रेजेंट करते हैं। लेकिन बात वही है कि हमारे मुल्क में ज्यादातर वो लोग हैं जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है और इस बात को लेकर वो इतना शर्माते हैं कि पखाने में खून आना बहुत शर्म की बात है और फैमिली में डिस्कस नहीं करते।
तो डॉक्टर के पास भी नहीं आते, उनको काफ़ी लेट हो जाता है। जब लेट प्रेजेंट करते हैं तो फिर वो मामला इतना आगे जा चुका होता है कि हमें सर्जरी ऑफर करनी पड़ती है फिर पेशेंट को। कोई अवेयरनेस के हवाले से बात करें, कोई ऐसा मैसेज दें जनरल पब्लिक को कि वो ओपनली आके दिखाएं, हिचकिचाएं नहीं। बिल्कुल, सबके लिए यही मैसेज है। अभी जो हमने 10-15 मिनट का डिस्कशन किया उसका कंक्लूजन यही है कि पेशेंट को, खास करके फीमेल्स को, इस मामले में बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए कि उनको पखाने में खून की शिकायत है या पखाना करने में या पखाने के बाद तकलीफ हो रही है। उनको फौरी तौर पे घर में भी बताना चाहिए ताकि जो यंग फीमेल हैं वो अपने पेरेंट्स को बताएं ताकि उनको ओपीडी में लाया जा सके। सर्जिकल ओपीडी में जाना चाहिए, लोकल जीपीज और क्वैक्स के पास नहीं जाना चाहिए इस मसले को लेके। बेशक छोटे मोटे इश्यूज को लेके लोकल जीपी के पास जाया जा सकता है, लेकिन जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो डिले हो जाते हैं, वो प्रेजेंट बहुत लेट करते हैं हमारे पास। तो फिर बात वही आती है, जी सर्जन है तो फिर ऑपरेशन ही करेंगे, लेकिन ये वो मामला आते हैं जो कि टाइमली प्रेजेंट जब पेशेंट करे तो कंजर्वेटिवली भी मैनेज होते हैं, दवाइयों से इलाज मुमकिन होता है इनका। बिल्कुल, थैंक यू सो मच Thank you. डॉक्टर सामिया हमारे साथ मौजूद थी और हम बात कर रहे थे स्टूल में ब्लड आना पर रेक्टल ब्लीडिंग। डॉक्टर सामिया हमारे साथ मौजूद थी। आप लोगों को अगर हमारे प्रोग्राम में इससे मुतालिक कोई भी आपको सवाल पूछना हो, कुछ कमेंट करना हो या कोई एडवाइस लेनी हो तो वो आप डॉक्टर सामिया से बिल्कुल बात कर सकते हैं हेल्थ सोल्यूशन ऐप के थ्रू, या इनके जो पर्सनल ओपीडी हैं और जहां ये बैठ के एग्जामिनेशन करती हैं वहां आप इनको जाके दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच। डाउनलोड हेल्थ सोल्यूशन ऐप फॉर योर ओन हेल्थ।